आप लोगों में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते होंगे कि जब गांधी जी को मारने की प्लानिंग कंप्लीट हो गई थी और गांधी जी को मारने के लिए भेजा गया था, दो लोगों को ये कहा गया था, तो उसमें गांधी जी के साथ दो और लोगों को मारने की बात थी और उनमें सबसे प्रमुख थे पंडित नेहरू। नाथूराम गोडसे और आप्टे को यह कहा गया था कि गांधी जी के साथ साथ पंडित नेहरू को भी मारने का प्रयत्न करना। कभी आपने सोचा है कि जो सरकार आती है 2014 में, उसकी बात छोड़ दें अगर, तो पूरा का पूरा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा यानी कि दक्षिणपंथी जो पूरा का पूरा एक एटमॉस्फेयर है, उसमें सबसे ज्यादा नफरत पंडित नेहरू से क्यों की जाती है? कोई तो वजह होगी। सरदार पटेल को अपना हीरो बना लिया जाता है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास पलट के देखा जाए, सरदार पटेल कांग्रेस में थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में थे। कई बार ऐसा आश्चर्य होता है, कोई नया व्यक्ति हो तो उसको यह लग सकता है कि सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल ये दोनों लोग कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए थे। तो सुभाष बाबू में कुछ ऐसा मिल जाता है जिसको आरएसएस सेलिब्रेट कर पाता है, पटेल साहब में कुछ ऐसा मिल जाता है जिसको आरएसएस सेलिब्रेट कर पाता है, यहां तक कि महात्मा गांधी में भी कई बार कुछ ऐसा मिल जाता है जिसको वो सेलिब्रेट कर लेता है। अभी की तो नहीं, लेकिन अगर 30 साल पुरानी संघ के लोगों की किताबें देखें तो उसमें गांधी के लिए कई बार सम्माननीय शब्द मिल जाते हैं। 2-4 लाइन गांधी के लिए सम्मान का मिल जाता है और उनको झाड़ू और चश्मा तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी थमा ही देते हैं, सफाई वाला ढूंढ लेते हैं उनमें से, तो उसके चलते गांधी जी का सम्मान हो जाता है। गांधी जी की मूर्तियों के सामने झुकना भी पड़ता है और वो सारा कुछ हो जाता है। पंडित नेहरू को लेकर मुझे आज तक इस वाले पक्ष से कोई एक लाइन भी ऐसी नहीं मिली जो केवल तारीफ की लाइन हो। अगर तारीफ करेंगे भी तो पंडित नेहरू उच्च कोटि के विचारक थे, लेकिन के बाद वो सारा कुछ होगा जिसके बारे में अब आप आज की पीढ़ी ज्यादा जानती है, क्योंकि उसके पास ज्यादा व्हाट्सएप पहुंचते हैं। हमारे जमाने में तो किताबें ही पहुंचती थी, अब व्हाट्सएप पहुंचते हैं और पूरे व्हाट्सएप का जो इतिहास चलता है, व्हाट्सएप का जो कालिक फेंकने की जो मुहिम चलती है, उसके सबसे बड़े शिकार अगर कोई होते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब तो गांधी को भी खैर मुसलमान वगैरह बनाना शुरू हो गया है, एक आध जगह मैंने देखा गांधी को भी लोग मुसलमान कह रहे हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू को तो उनके जीवन काल से मुसलमान बताया जा रहा है। वो घटना शायद आपको ना पता हो, मैं बता दूं। मोतीलाल नेहरू को सबसे पहले जिसने मुस्लिम जैसा कहा था उसका नाम था महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। यह बहुत आश्चर्यजनक होगा बहुत सारे लोगों के लिए। अब उसका अपना एक कारण था और वो कारण भारत की विविधता के बारे में है। अभी जब हम लोग बाहर बैठे हुए थे तो उसी विविधता पर बात कर रहे थे। मोतीलाल नेहरू थे कश्मीरी पंडित। 4-5 पीढ़ी पहले ये लोग आए थे और अभी भी कल्चर काफी हद तक था। अब कश्मीरी पंडितों की दिक्कत यह है कि वो हेरात मनाते हैं, शिवरात्रि को हेरात कहते हैं, हर मतलब शिव, और शिव की रात हेरात मनाते हैं और उसमें तीनों जानवरों को खाना होता है। आकाश का जानवर यानी कि मुर्गा, और तो कौन सा मिलेगा, जमीन का यानी भेड़ या बकरी, और जल की यानी कि मछली। इन तीनों का प्रसाद उसमें चढ़ता है। आप अगर जानते होंगे तो कश्मीरी पंडित के लिए नॉनवेज एकदम रेगुलर चीज है। और वहां से सीधे आते हैं इलाहाबाद में बस जाते हैं। इलाहाबाद के ब्राह्मण, वो भी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, इतने सारे मां, लेकिन मांस उनके खाने में कहीं नहीं है। उनका खाना बिल्कुल एकदम शाकाहारी होता है और सारा कुछ आप लोग जानते हैं। तो ये परिवार वैसे ही निगाह में था। उसके बाद इतने सफल वकील, लेकिन सिर्फ इतने से सब कुछ तय नहीं होता है। कश्मीरी पंडितों में एक प्रथा थी कि अगर आप समंदर पार करते हो, अगर देश के बाहर जाते हो, तो आकर आपको शुद्धिकरण कराना पड़ेगा। और शुद्धिकरण वैसे ही होता है जैसा ब्राह्मणों में होता है, सबको भोजन देना और पूजा करना, माफी मांगना, वो सारा कुछ। और आप लोगों में से शायद कुछ लोगों को पता हो ये बात कि जो पहला कश्मीरी पंडित वाया दिल्ली विदेश गया था, उसको कश्मीरी पंडितों ने मुसलमान घोषित कर दिया था। और जिस इलाके में वो रहते थे, बाजार सीताराम में, दिल्ली के, उस बाजार सीताराम में उसको घर नहीं मिला था। उसने बाकायदा अपना एनल लिखा है, किताब लिखी है, कश्मीर और कश्मीरी पंडित वाली किताब में मैंने उस पर काफी विस्तार से लिखा है। तो वो लगभग जात बाहर कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो विदेश गया था। उसके बाद यह हुआ, विदेश जाने लगे, लगातार जाना पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड जाते थे, पढ़ते थे तो अच्छी नौकरियां या वकालत कर पाते थे। तो उसके साथ एक सिस्टम बनाया गया कि ठीक है, जाओ, लौट के आके माफी मांग लेना, लौट के आके शुद्धिकरण करा लेना। अब मोतीलाल जी को विदेश जाना था, विदेश गए और वहां से लौट के आए।
कहा गया शुद्धिकरण करवा लो, बोले ये सब बकवास है, मैं नहीं कराऊंगा। तो इलाहाबाद में जहां ढेर सारे कश्मीरी पंडित थे, या उत्तर प्रदेश जिसको तब उत्तर प्रांत या कुछ कहा करते थे, जहां ढेर सारे कश्मीरी पंडित थे, कानपुर में बहुत सारे कश्मीरी पंडित थे, इलाहाबाद में थे, लखनऊ में, ये पूरे कश्मीरी पंडित दो भागों में विभाजित थे। एक जो ट्रेडिशनल थे, जो जरा सा भी बदलने को तैयार नहीं थे, अगर सुबह का आपको याद हो तो जो सनातनी आप कह सकते हैं थे, और दूसरी तरफ पंडित मोतीलाल नेहरू और इनके साथ के लोग थे जो लोग प्रोग्रेसिव थे। पंडित मोतीलाल नेहरू के घर में जो पार्टी होती थी उसमें शराब भी होती थी, उसमें खाना भी होता था, और उस समय के लिए वो नॉर्मल सी चीज थी। उसमें मुसलमान भी आते थे, उसमें ईसाई भी आते थे। पंडित नेहरू का तो जो लंबे समय तक केयरटेकर रहे वो मुसलमान ही थे। तो वहां से ये शुरू होती है लड़ाई, और नेहरू परिवार को बदनाम करने का खेल ये शुरू होता है महामना मदन मोहन मालवीय के जमाने से। और शायद यही वजह है कि महामना मदन मोहन मालवीय जो हैं वो विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू महासभा तक जाते हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा तक जाते हैं। बात का जो उनका इतिहास है वो आप सब लोग जानते ही हैं। तो मोतीलाल नेहरू के जमाने से नेहरू परिवार इस तरह के आक्षेप लगातार झेल रहा था। मोतीलाल नेहरू के बारे में हम सब जानते हैं कि जैसे गांधी जी अफ्रीका पैसा कमाने गए थे। अगर कोई एक लाइन में पूछे कि गांधी जी अफ्रीका क्यों गए थे, तो पैसा कमाने गए थे। इसमें आप कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे तो वो अतिरिक्त होगा, और इसीलिए वो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह गए थे। और अगर सब चीजें सामान्य होती तो ढेर सारा पैसा कमाते, और उनकी कई पीढ़ियां जो हैं वो अफ्रीका, लंदन वगैरह वगैरह में रहते हुए गुजर जाती। उनका हिंदुस्तान से कोई रिश्ता नहीं होता, जैसा कि बहुत सारे परिवारों का बाद में हुआ। लेकिन समस्या क्या थी कि वहां जो कुछ उन्होंने देखा उसको रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद वो गांधी बने जो हमारे बापू और महात्मा गांधी हैं। ये छोटी सी कहानी में लंबी कहानी हो जाती है। ऐसे ही पंडित मोतीलाल नेहरू भी इलाहाबाद पैसा कमाने आए थे। घर तबाह था, बर्बाद था। भाई की डेथ हो गई, भाई के बच्चे थे, अपने बच्चे थे, बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था, सबको पालना था। और युवा मोतीलाल नेहरू शान से रहना चाहते थे। जबरदस्त पैसा उन्होंने कमाया भी। कमाते रहते, किसी चक्कर में नहीं पड़ते, तो वो भी एक टाटा बिरला की तरह कोई परिवार होता। समस्या यह थी कि मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से आकृष्ट होते हैं और संभल संभल के कदम रखते हैं। पैसा भी कमाना था और साथ में देश के लिए भी थोड़ा बहुत कर सकें, ये था दिमाग में। इसीलिए आप देखते हैं इलाहाबाद में कांग्रेस होती है तो मोतीलाल नेहरू वहां स्वागत समिति के अध्यक्ष बनते हैं, एक आध कांग्रेस में जाते भी हैं, ये सब कुछ होता है। और घर में माहौल थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अंग्रेज परस्त थे, आधे अंग्रेज थे, और बहुत शान से रहते थे। और लड़के को और ज्यादा अंग्रेज बनाने के लिए उन्होंने इंग्लैंड भेजा हुआ था। क्रांतिकारी बनाने के लिए नहीं भेजा हुआ था, देशभक्त बनाने के लिए नहीं भेजा हुआ था। उनका यह था कि भाई हमने तो वकालत सीखी है, कहीं से डिग्री तो उनके पास थी नहीं। उस जमाने में वकालत किसी सीनियर के पास बैठकर सीखी जाती थी, उन्होंने भी सीखी थी। तो उनको लगा कि हमने तो वकालत सीखी है, हमारा बच्चा वकालत की डिग्री लेके आ जाए तो फिर हमसे भी आगे धंधे को लेकर जाएगा। यही था, बहुत साफ, इसमें किसी तरह की महानता भरने की जरूरत नहीं है। और यही वो जगह है, यही वो बिंदु है जहां से नेहरू को समझना पड़ेगा, अगर उनकी धर्मनिरपेक्षता को और अगर उनकी राजनीति को समझना है तो। नेहरू के जो संस्मरण हैं, जो उन्होंने अपने लंदन प्रवास के बारे में या अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में लिखा है, मैं उसको कहता हूं वो डिटैच टाइप के संस्मरण हैं। कई बार संस्मरणों में आप बहुत अटैच होते हैं और बहुत उसमें डूब कर लिखते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि किसी और की जिंदगी पर लिख रहे हैं, थोड़ा दूर होकर, थोड़ा दूर से देखते हुए लिखते हैं। तो लंदन वाले जो उनके एजुकेशन के टाइम के जो उनके संस्मरण हैं, वो पढ़ते हुए लगता है कि डिटैच्ड है। और एक बेहद रईस आदमी का बेटा लंदन में वाकई डिटैच था। पहाड़ से मोहब्बत थी, प्रकृति से मोहब्बत थी, वो सब ठीक था, लेकिन वहां रहते हुए अंग्रेज बन जाने की जगह, हालांकि वो अंग्रेजों जैसा कपड़ा पहनते थे, बेहद खूबसूरत थे, तो वो आधे अंग्रेज लगते होंगे, वो सारा कुछ था, लेकिन लगातार वो डिटैचमेंट उनके अंदर दिखाई दे रहा था। और जब वो ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं और मोतीलाल नेहरू के साथ जो उनका पत्राचार है वो इतना इंटरेस्टिंग पत्राचार है कि मुझे लगता है कि बाप बेटे के बीच में ऐसी डेमोक्रेसी तो शायद आज भी देखने को नहीं मिलती है। उसको अगर एक लाइन में कहना हो तो नेहरू लगातार अपने पिता की आलोचना दबे शब्दों में इस बात के लिए कर रहे थे कि आप कांग्रेस में तो हैं लेकिन एक्टिव कम हैं, आप कांग्रेस में तो हैं लेकिन आपकी विचारधारा जो है वो बहुत ठंडी विचारधारा, इसमें गर्मी नहीं है। और ये बात वो लंदन में रहते हुए कह रहे थे, जबकि वो हिंदुस्तान में आनंद भवन के बाहर कहीं नहीं रहे थे।
और आनंद भवन वाकई आनंद भवन रहा होगा। अब भी देखने पे लगता है कि आनंद भवन वाकई राजमहल से कम नहीं रहा होगा। यह चेतना कहां से आई? यह चेतना कहां से आई होगी? लंदन के सबसे शानदार स्कूल और कॉलेजेज में पढ़ते हुए, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हुए यह चेतना कहां से आई होगी? यह चेतना उस समय जो वहां पर फेबियन समाजवाद था काफी प्रचलन में, वहां से तो आती ही है, साथ में एक भारतीय की तरह खुद को लगातार देखने से भी आती है। यह मेरा पहला बिंदु है आज की बातचीत का। नेहरू के साथ एक बात बहुत साफ थी कि भले वो आनंद भवन में पैदा होकर सीधे लंदन पहुंच गए, लेकिन लगातार वो खुद को एक भारतीय की तरह देखते रहे। और यही वो भारतीय चेतना थी जिसकी वजह से लंदन में बैठकर भी वो लगातार डिजेक्टेड दिखाई देते हैं, वो लगातार अवसाद में दिखाई देते हैं, एक अकेलेपन में दिखाई देते हैं, और अपने पिता के साथ संवाद में शायद वो अकेलापन तोड़ते हैं और अपने पिता से उम्मीद करते हैं कि वो आजादी की लड़ाई में और ज्यादा सक्रिय हों। इसका एक बड़ा पॉजिटिव था। जो चीजें लोगों को बहुत देर से देखने को मिली, खासतौर पर सेकुलरिज्म की जब हम बात करें, क्योंकि आज का मुद्दा वही है, उन चीजों को लंदन में बैठकर, लंदन में पढ़ते हुए शायद जवाहरलाल नेहरू हम सबसे, उन बाकी सब लोगों से बेहतर तरीके से महसूस कर रहे थे। सुबह मैंने सरदार पटेल की बात की थी। सरदार पटेल ने जिस तरह से गांधी से कहा कि हिंदू मुसलमान और नॉनवेज वेज वाली बात कही थी, वो नेहरू के पास नहीं आ सकती थी। पहला कारण कि पिता का जो पालन था उसमें धर्म और जाति का बहुत रोल नहीं था, और दूसरी बात कि लंदन में जिस तरह से सोशलिस्टों के वो संपर्क में थे, समाजवादियों के संपर्क में थे, उसमें धर्म और जाति का बहुत ज्यादा असर नहीं था। तो एक नेगेटिव कि आप भारत को नहीं जानते थे, आप भारत की जनता को नहीं जानते थे, वो वहां रहने से पैदा हुआ, और एक पॉजिटिव पैदा हुआ कि भारतीय जनता और भारतीय समाज के बीच जो ये तमाम सारे भेदभाव के कीड़े पल रहे थे, बचपन में नेहरू जी को डस नहीं पाए, क्योंकि उन सब से वो दूर रहे। अब जब नेहरू लौट के आते हैं हिंदुस्तान, जब वो लौट के आते हैं और सक्रिय होते हैं, तो हम सब जानते हैं कि पहला उनका महत्वपूर्ण पड़ाव क्या था। मोतीलाल नेहरू जी थे नहीं, किसान मिलने आए हुए थे। अवध में किसान बेहद परेशान थे, और पता नहीं क्या सोचकर नेहरू जी ने उनके साथ चलने के लिए हां कह दिया। एक ऐसे नेहरू जिनका जीवन लंदन और आनंद भवन के बीच में था, जिन्होंने शहर के अलावा कुछ और देखा नहीं था। आज भी अगर आप मेरे साथ अवध के गांवों में चलेंगे तो वहां रुकना इतना आसान काम नहीं होगा। आज भी वहां विकास उस तरह से नहीं पहुंच पाया है, और यह तो बात 1930 के आसपास की है शायद, या और पहले की है। उस समय 1930 कैसे, मेरे ख्याल से 22 के आसपास की बात है जब नेहरू लौट के आए थे। उस समय नेहरू निकल जाते हैं अवध के गांवों में, और यह मेरा दावा है कि नेहरू के अलावा उस दौर में शायद ही कोई ब्राह्मण नेता होगा, और यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे किसी और पार्टी का हो, जो अपने युवापन में पहला स्टेप ये ले कि सीधे जाति पूछे बिना किसानों के गांवों में किसानों के साथ चला जाए, वहां गांवों में घरों में रुके, रोटी खाए, और अगले दिन बैलगाड़ी में बैठ के चले, कभी पैदल चले। वो तो 1 महीने के आसपास रहे थे, और इस पूरे में जाति का मुद्दा कहीं आए ही नहीं। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस और गांधी से जुड़ने के बाद भी कांग्रेस के तमाम नेताओं के अंदर हम धार्मिक और सांप्रदायिक प्रवृत्तियां बहुत साफ साफ देख पाते हैं, जो पंडित नेहरू में कहीं से नहीं थी। अब पंडित नेहरू का उस समय का जो आप कह सकते हैं धर्मनिरपेक्षता उनकी जो थी, वो फ्रांस से ज्यादा संचालित थी, गांधी से कम संचालित थी। विदेश से वो पढ़ के आए थे, वामपंथ से भी काफी हद तक प्रभावित थे, और अगर नास्तिक नहीं भी थे तो एगोनिस्टिक थे। ईश्वर को लेकर सवाल थे कि ईश्वर जैसी कोई चीज होती है या नहीं होती है। ये सवाल उस समय बहुत ही सहज थे जब वहां से वो आते हैं लौटकर और यहां राजनीति शुरू करते हैं। और बल्कि मुझे लगता है कि ये सवाल 1930 के अंत तक, 1935, 36, 37 तक नेहरू के सामने लगातार रहा कि ईश्वर है कि नहीं है, मैं नास्तिक हूं या नहीं हूं। इसलिए उनका व्यवहार आपको काफी हद तक नास्तिक जैसा लगता है उस समय। एक घटना का उल्लेख करते हैं सरदार भगत सिंह, जिसमें वो लेख का ही है कि युवाओं का आदर्श कौन होगा, पंजाब के युवाओं का आदर्श कौन हो सकता है। और उसमें वो तुलना करते हैं उस समय के जो 2 फायर ब्रांड नेता थे। आजकल तो जो जितनी सांप्रदायिक गालियां देता है उसको फायर ब्रांड कहा जाता है, उस जमाने में जो जितनी हिम्मत से अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होता था उसको फायर ब्रांड कहते थे। तो जो 2 फायर ब्रांड नेता थे हमारे देश के, सुभाष बाबू और पंडित नेहरू,
इन दोनों लोगों के बीच में तुलना करते हैं। और मैं आपसे कहूंगा वो लेख आपको जरूर ढूंढ के पढ़ना चाहिए। 19-20 साल के भगत सिंह रहे होंगे और बहुत शानदार वो लेख है। उसमें वो कहते हैं कि सुभाष बाबू जो हैं वो हैं तो प्रगतिशील, बात तो करते हैं सेकुलरिज्म की, लेकिन वो रहस्यात्मकता में भटक जाते हैं कई बार। और ये हम जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो खुद को साम्यवादी कहते थे, दरअसल कम्युनिज्म के लिए साम्यवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले सुभाष बाबू ने ही किया है। लेकिन काली में जो उनकी आस्था थी, मां काली में जो उनकी आस्था थी, वो बड़े रहस्यात्मक तरीके से बड़े गोल गोल घूम के आती है कई बार, और कई बार बड़ी इंटरेस्टिंग भी लगती है। अब वो सही थी गलत थी वो डिस्कस करने के लिए मैं नहीं बैठा हूं यहां पे। तो भगत सिंह लिखते हैं कि उनका जो नेतृत्व है वो एक जगह जाकर रहस्यात्मकता में फंस जाता है, और एक बात जो वो नहीं कहते हैं लेकिन उस लेख से निकल के आता है वो ये कि सुभाष बाबू के अंदर कहीं ना कहीं पर्सनल वाला ईगो बहुत ज्यादा है, व्यक्तिगत वाला ईगो बहुत ज्यादा है, और उसकी भी कहानियां हैं बहुत सारी। कभी अलग से सुभाष बाबू पे बात करेंगे तो बात करेंगे। नेहरू जी के बारे में कहते हैं, घटना का उल्लेख करते हैं कि एक मंच पर नेहरू जी बैठे हुए थे और एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, 4-5 बार खुदा खुदा कर चुके थे। पंडित नेहरू ने उनको टोका कि यहां हम खुदा खुदा सुनने नहीं आए हैं, जनता की बात करना हो तो करिए, नहीं तो बैठ जाइए। यह बात भगत सिंह ने कोट की है। कितनी मजेदार बात है कि उसी नेहरू को आज मुसलमान और जाने क्या क्या कहा जाता है। यह जो घटना है जिसमें वो एक मौलाना साहब को मंच से खुदा, राजनीतिक मंच से खुदा खुदा करने से रोकते हैं, इस घटना को जरा आगे बढ़ाइए। आप सबको मेरी खुली चुनौती है कि कोई मुझे एक इंसिडेंट बता दे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी धार्मिक व्यक्ति के साथ मंच साझा किया हो या किसी धार्मिक मंच पर गए हों। और जब मैं धार्मिक कह रहा हूं तो मैं हिंदू और मुसलमान दोनों की बात कर रहा हूं। यहां एक सवाल से जरा जूझ लेते हैं थोड़ा आगे आके, तो शायद समझ में आए। आप सबको सोमनाथ वाली घटना याद है। सोमनाथ में आज तक नेहरू जी को गालियां दी जाती हैं कि पटेल को उन्होंने रोका और फलां को रोका, ढिमका को रोका। कभी वो पत्र आपने पढ़ने की कोशिश की है जो पटेल साहब को लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने? अगर उस पत्र को 2 लाइन में कहना हो तो सिर्फ इतना है कि हम जब किसी पद पर होते हैं, किसी महत्वपूर्ण पद पर होते हैं, देश के नेतृत्व के पद पर होते हैं, तो किसी धर्म के साथ दिखना या किसी धर्म का फॉलोअर दिखना होने से हमें बचना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात थी। नेहरू प्रधानमंत्री थे, नहीं चाहते सोमनाथ मंदिर नहीं बनता। इस बात को आप याद रखिए। मोदी से कम ताकत नेहरू की नहीं थी, इस बात को आप याद रखिए। उनके जितनी कांग्रेस आज मजबूत है उतनी भी उस समय कोई और पार्टी मजबूत नहीं थी। और आप 1947 के आसपास देखिए दुनिया में कितने देश आजाद हुए हैं, आप ये पाएंगे हिंदुस्तान के अलावा कहीं लोकतंत्र नहीं चला है, हर जगह तानाशाही स्थापित हुई है। और नेहरू चाहते तो सिर्फ एक ही तो नियम बनाना था कि कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी नहीं होगी, कहानी खत्म थी। लेकिन वो नेहरू सोमनाथ मंदिर बनाने में सहायता भी करते हैं और यह भी चाहते हैं कि देश का गृह मंत्री, और खास तौर से जब देश इतने बड़े दंगों से निकलकर अब रास्ते पर शांति के जा रहा है, तो किसी धर्म के साथ दिखाई ना दे। अगर धार्मिक मंदिर बना है तो उसका विमोचन, उसका जो कुछ होना है वो धार्मिक नेता करें। सरकार का काम है उसको सुरक्षा उपलब्ध कराना, सरकार का काम है उसको बाकी सब करना, सरकार को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। नेहरू राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठापन करने नहीं जाते, और नेहरू इसीलिए नहीं गए जिसको लेकर उनको आज तक गालियां दी जाती हैं। दूसरा, सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक और सेकुलर होने की सबसे बड़ी परीक्षा कहीं समझ में आती है तो वो परीक्षा समझ में आती है 1946 के बाद। 1942 में तो सारे लोग गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार करके सबको अंदर डाल दिया गया। बाकी सारे लोग टेनिस खेल रहे थे, ब्रिज खेल रहे थे, नेहरू जी किताब लिख रहे थे, वो सब तो सब जानते हैं। लेकिन जब निकल के आए और देश का जिस तरह का सांप्रदायिक माहौल था, उसके लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मेरे पास किस्से ज्यादा होते हैं, ज्ञान कम होता है। मियां इफ्तिखारुद्दीन एक साहब हुआ करते थे, लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष थे, फैज अहमद फैज के बड़े करीबी दोस्त थे और बहुत शानदार व्यक्ति थे। और मियां साहब नेहरू जी के बड़े प्यारे दोस्त भी हुआ करते थे। किस्सा यह है कि नेहरू जी जब एक बार जा रहे थे, जिसको आजकल खैबर पख्तून कहते हैं, उस जमाने में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहते थे, NWF कहते थे, तो वहां सीमांत गांधी से मिलने जा रहे थे। तो रास्ते में लाहौर में रुकना था और लाहौर से फिर निकलना था। शेख अब्दुल्ला लाहौर आए हुए थे, तो मियां साहब के घर शेख अब्दुल्ला पहुंचे, वहां नेहरू से मुलाकात हुई और उसके बाद
ऐसी बातचीत शुरू हुई कि वो पहले रेलवे स्टेशन आए, फिर उनके डब्बे में सवार हो गए, फिर उनके साथ ही सीमांत गांधी से मिलने चले और साथ ही लौट के आए, जिसके बाद शेख अब्दुल्ला की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस में बदलती है। ये बात भी आप जानिए कि शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी। पंडित नेहरू ने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी कॉन्फ्रेंस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रहेगी तो मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं हो पाएगा। अगर तुम उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस बना लो, भले 4% कश्मीरी पंडित हैं, भले 10 कश्मीरी पंडित तुम्हारे साथ आए, भले 2 सिख तुम्हारे साथ आए, अगर तुम उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस बना लो तो हमारा तुमसे रिश्ता बन जाएगा। शेख साहब ना केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाते हैं बल्कि उसका पहला अध्यक्ष सरदार बुद्ध सिंह को बनाते हैं। एक सिख पहला अध्यक्ष था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, यह बात आप लोगों को जाननी चाहिए। और वो परंपरा ऐसे निभाई जाती है कि आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक ना एक महासचिव सिख जरूर होता है। आप इसको देखिएगा। जब मैंने फारूक साहब को यह बताया तो बोले तुमने कैसे मार्क कर लिया? मैंने कहा मुझे ऐसा लगा मैं पूरा इतिहास देख रहा था। खैर, तो मियां इफ्तिखारुद्दीन साहब इतने ज्यादा प्रोग्रेसिव थे, आप देखिए। लेकिन 1947 आता है, अचानक मियां इफ्तिखारुद्दीन साहब सिर्फ मियां साहब रह जाते हैं और मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं और वो सारा कुछ करते हैं जो बाकी लोग कर रहे थे। मियां साहब की याद मुझे इसलिए आती है कि जब महात्मा गांधी की हत्या होती है तो मियां इफ्तिखारुद्दीन का एक बयान आता है और वो कहते हैं कि 1946-47 में जितने लोगों ने सांप्रदायिक राजनीति की है, जितने लोगों ने हिंदू मुसलमान के बंटवारे की कोशिश की है, वो सब बापू की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। शायद साल भर में उनके समझ में आ गया था कि मैंने जो किया है वो भी एक अपराध था। खैर, मैं कहना यह चाह रहा था कि बड़े बड़े दरख्त, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े अलंबरदार जो थे सेकुलरिज्म के 1946-47 में बह गए। और उसी समय के पटेल साहब के कुछ बयान हैं जिनके चलते भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये तो आरएसएस के करीब थे। और छोड़िए पटेल साहब को, अच्छों के बयान हैं, कहने की बात नहीं है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उस समय का देखिए। 1946-47 में कांग्रेस के अच्छे नेताओं के आप बयान देखेंगे तो आपको एक बार आश्चर्य होगा, आखिर क्या वजह थी कि गोडसे पुणे में भाषण दे रहा था, उसकी रिपोर्ट मोरारजी देसाई तक पहुंची थी और वो खबर दिल्ली नहीं पहुंच पाई थी। मैं सिर्फ सवाल ये छोड़ दे रहा हूं आपके सामने, और ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, उनमें पढ़ूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। उस आंधी में बहुत गिने चुने लोग थे जो खड़े रह पाए थे। उस सांप्रदायिक आंधी में भी बहुत गिने चुने लोग थे जो धर्म के उस बहाव में बहते नहीं हैं। और उनमें अगर कोई 2 नाम लेने हों तो पहले बापू और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। दरअसल 1947 के आसपास का इतिहास पढ़ते हुए ही मेरे समझ में आया कि बापू ने आखिर जवाहरलाल नेहरू को अपना वारिस क्यों बनाया होगा। और यह वो दौर है जब तक वो फेबियन सोशलिज्म से आगे निकलकर गांधीयन सोशलिज्म तक आ चुके थे और सर्वधर्म संभाव को अपना चुके थे। अपनी पिता के मृत्यु के बाद वो बाकायदा देखते हैं कि सारी धार्मिक क्रियाएं देखते हैं। जब कुंभ चल रहा था तो नेहरू जी की एक फोटो बड़ी वायरल हुई थी, कुंभ की नहीं, वो कुंभ की फोटो नहीं थी, वो अपने पिताजी के तर्पण के लिए गए थे। उनकी अस्थियां प्रवाहित करने के बाद वो डुबकी लगा रहे थे। तो उस समय तक पत्नी के मरने के बाद, तो आप जानते ही हैं कि पत्नी के मरने के बाद उनकी राख उन्होंने अपनी एक कलश में एक अपने साथ रखा था, जीवन भर उसको साथ रखा। और ये इंदिरा जी से कहा गया था कि जब मैं मरूंगा तो मेरी अस्थियों के साथ ही इनको भी प्रवाहित कर दिया जाएगा। तो वो तो आप जानते ही हैं। तो भावुक तो खैर थे, भावुक बताने की जरूरत नहीं है। मुझे हमेशा लगता है कि अगर पॉलिटिशियन नहीं होते तो हिस्टोरियन नहीं, पोएट होते। हिस्टोरियन होते कि नहीं होते मैं नहीं जानता, पोएट पक्के तौर पर होते, उनकी भाषा लगती। लेकिन असल बात जो हो रही थी कि 1947 की उस आंधी में जो गिने चुने पेड़ खड़े रह सके वो गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद ऐसे, या खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे 8-10 नाम बच जाते हैं। और वो परीक्षा पास करते हैं नेहरू और ये सिद्ध करते हैं कि पहला प्रधानमंत्री उनका बनना कितना जरूरी था। एक घटना और सुना दूं, उसके बाद कुछ और बिंदुओं पे बात करूंगा, फिर सवाल जवाब। 1964 की बात है, शेख अब्दुल्ला जेल से रिहा होते हैं और रिहा करने के बाद पंडित नेहरू उनको भेजते हैं पाकिस्तान और कहते हैं कि पाकिस्तान के जो जिसको वो आजाद कश्मीर कहता है उसके भी लोगों से बात करो, पाकिस्तान के नेताओं से भी बात करो, कश्मीर का कोई फाइनल सोल्यूशन मैं चाहता हूं मेरे जीते जी हो जाए।
तो मीटिंग वहां चल रही थी, वहां सब लोग बैठे हुए थे, कश्मीरी जिस तरह से बैठते हैं आप जानते हैं, जमीन पे गद्दे लगे हुए थे, गांव तकिए लगे हुए थे, कहवा चल रहा था, गप्पे चल रही थी, और उसमें अचानक जो हफीज जालंधरी दुबले पतले से आदमी थे और पाकिस्तान का राष्ट्र कवि उनको कहा जाता था, उन्होंने अचानक कहा कि जानते हो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फर्क क्या है? सिर्फ नेहरू का। नेहरू मर जाए उसके बाद हम देखते हैं कि कितना फर्क रह जाएगा। बात आई गई हो गई। उसके बाद हफीज जालंधरी कहीं चले गए। थोड़ी देर बाद हफीज साहब लौटते हैं, अपने बाल नोच रहे होते हैं और जमीन पर बैठकर अपने होठों पर लगातार थप्पड़ मारते हुए काली जबान कह रहे होते हैं। लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा पंडित नेहरू के मरने की खबर आ गई। तो ये जो था कि एक तरफ तो इतनी ईर्ष्या, इतना गुस्सा कि पंडित नेहरू मर जाए तो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा, और दूसरी तरफ वही पंडित नेहरू जब मर जाते हैं तो इतना ज्यादा अफसोस। ये जो इज्जत कमाई जाती है, ये इज्जत भाषणों से नहीं कमाई जाती है। ये इज्जत तब मिलती है जब आपका दुश्मन भी जानता है कि आदमी अच्छा है, थोड़ा कड़ा बोलता है, थोड़ा तीखा बोलता है, हमारे हिसाब से नहीं बोलता है, लेकिन आदमी अच्छा है। नेहरू ने ये इज्जत जो है वो इंटरनेशनल स्तर पे कमाई थी। आपको एक और वाकया बताऊं, वाक्यों में ही ये बात कर लेते हैं। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के वार के बारे में आप सब लोग जानते हैं। 1951-52 में वो वार होता है, 48 में हमारा संविधान बनता है, 50 में हमारा संविधान बनता है, और नेहरू पक्के तौर पे प्राइम मिनिस्टर 50 में ही संवैधानिक तरीके से बनते हैं। 1951 में वो वार चलता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस युद्ध को रुकवाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरू में लोग नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन बाद में पंडित नेहरू के पास लीडरशिप आती है। वहां पर युद्ध रुकवाने से लेकर राहत सामग्री बंटवाने तक में भारत की भूमिका होती है। 3 साल पहले आजाद हुआ देश, 47 में आजाद हुआ देश, 51 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की लड़ाई, जो दरअसल नाटो और रशिया और चाइना के बीच की लड़ाई थी, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का बचा कुचा काम था, उसको रुकवाने में अपनी भूमिका निभाता है। और कोई नहीं कहता कि फलाना जी ने वार रुकवा दी। इज्जत दुनिया भर में मिलती है, प्रोपोगेंडा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये इज्जत नेहरू ने जो कमाई थी वो ताकत से नहीं कमाई थी, जिसकी वजह से मैं ये सारी बातें बता रहा हूं। भारत एक कमजोर देश था, इसको मानिए। 47 में हम आजाद थे, हमारे यहां सुई नहीं बनती थी कायदे से, हमारे यहां भूखों की संख्या बहुत बड़ी थी, सड़कें नहीं थी, स्कूल नहीं थे, विश्वविद्यालय नहीं थे, मेडिकल कॉलेज नहीं थे। हम एक गरीब मुल्क थे, इस बात को आप मानिए। कोई गर्व नहीं है ये कहने में कि 47 में भी हम बहुत बड़े देश थे। हमारे पास ताकत नहीं थी, हमारे पास जहाजें नहीं थी, हमारे पास मिसाइलें नहीं थी, हमारे पास टैंक नहीं थे, हमारे पास नैतिकता का बल था। और वो नैतिकता का बल वाया बापू नेहरू तक आया था, जिसको वो सारी दुनिया में लेकर गए थे। आप सोच के देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, उसके पहले नेहरू जी स्पेन में होते हैं, और स्पेन के गृह युद्ध में वो वहां की जनता के साथ खड़े होते हैं, जो वार फ्रंट है वहां तक जाते हैं, और वहां पर कहते हैं कि नहीं, आने वाले समय में जो विश्व युद्ध होने वाला है उसमें हम हिटलर के साथ नहीं हो सकते। बापू भी मुसोलिनी की बातों में आ गए थे और जाकर मिल आए थे। हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी जाकर मुसोलिनी से मिल आए थे, लेकिन इटली जाने के बावजूद पंडित नेहरू मुसोलिनी से मिलने से इंकार कर देते हैं। जर्मनी में 2 दिन रुकना पड़ा था, जहाज 2 दिन रुक के आ रही थी, और हिटलर ने अपने मिनिस्टर्स को भेजा था कि एक मीटिंग अरेंज करा दो। सुभाष बाबू हिटलर से मिलने के लिए महीनों लगे रहे थे, तब मुलाकात हुई थी। पंडित नेहरू ने हिटलर से मिलने से इंकार कर दिया था। इसलिए नहीं कि वो हिटलर से ज्यादा ताकतवर थे, हिटलर के सामने उनकी उस समय औकात क्या थी, चाहता तो वो जर्मनी में उनको उठा के मरवा देता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो नैतिक ताकत थी, वो नैतिक साहस था, जो 2 चीजों से आता है। एक तो जनता का अप्रश्नेय समर्थन। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि पार्टी के अंदर पटेल साहब बेहद मजबूत थे, लेकिन अगर कोई अखिल भारतीय स्तर का नेता था जिसके लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भीड़ आती थी, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और दूसरी बात यह कि अहिंसा का जो मूल्य गांधी लेकर आए थे, उसको राजनीति में अपने तरीके से अगर किसी ने लागू किया तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। सेना है हमारे पास, लेकिन वो युद्ध के लिए नहीं है, हम युद्ध नहीं चाहते। शक्ति है हमारे पास, लेकिन वो विनाश के लिए नहीं, निर्माण के लिए है। और अगर जबान है हमारे पास, तो वो खड़ी होगी हमेशा युद्ध को रुकवाने के लिए और शांति के लिए।
इसीलिए ना रशिया की गोद में जाके बैठते हैं, ना अमेरिका की गोद में जाकर बैठते हैं। किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की हिम्मत नहीं थी कि वो 19 बार कह देता कि मैंने युद्ध रुकवाया है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि तब हमारी ताकत आज से कम थी। किसी की गोद में नहीं बैठते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट बनाते हैं, और नॉन अलाइन मूवमेंट अपने समय का सबसे बड़ा आंदोलन था। सबसे ज्यादा देश उसमें शामिल थे, और वो सब नए आजाद हुए गरीब देश थे। तीसरी दुनिया बनाते हैं, जिसके पास तीसरी दुनिया बनाने की दृष्टि होती है, वही विश्व नेता होता है। जो इस या उसके गुलामी में अपना उत्थान देखता है, वो कभी विश्व नेता नहीं होता है, चाहे उसको 22 देशों से सम्मान मिल जाए, चाहे 25 देशों से सम्मान मिल जाए। सम्मान वो होता है जो अपनी जनता से कमाया जाता है। सम्मान वो होता है जो दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के सामने भी आपका सर झुकने नहीं देता है। और ये सारा सम्मान, जो मेरा पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता से जोड़ के जो मैं बात कर रहा हूं, ये सारा सम्मान जवाहरलाल नेहरू सिर्फ और सिर्फ अपने नैतिक बल से कमा पाए। इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, इसलिए भी नहीं कि वो ऑक्सफोर्ड और कहां कहां हैरो में पढ़े थे, इसलिए भी नहीं कि वो मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, इसलिए भी नहीं कि वो कुछ खास थे, इसलिए कि वो जहां थे वहां नैतिक मूल्यों के सहारे पहुंचे हुए थे। उनके अंदर वो हिम्मत थी कि कह सके कि मैं कोई सांप्रदायिक राजनीति नहीं करूंगा, चाहे चुनाव जीतूं या हारूं। उनके अंदर वो हिम्मत थी कि कभी किसी साधु संत का उनको सहारा नहीं लेना पड़ा, किसी मौलवी का सहारा नहीं लेना पड़ा अपने वोट बैंक के लिए। वो हिम्मत थी कि अमेरिका या रशिया का सहारा नहीं लेना पड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करने के लिए। जब मैं सुबह बार बार कह रहा था कि गांधी ने जो वैल्यूज दी थी, नेहरू उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, गांधी उसके लिए बेस तैयार करते हैं, नेहरू उस पर एक नई सड़क बनाते हैं, तो मैं यही बात कह रहा था कि आइडिया ऑफ इंडिया जो गांधी डेवलप करते हैं मोरल वैल्यूज, मोरल कंपास पे, जहां सर्वधर्म संभाव है, जहां अहिंसा है, जहां जातिगत जो आपके जिस तरह के उत्पीड़न है उनका लगातार विरोध है, जब नेहरू सत्ता पर आते हैं तो उन्हीं का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। एकदम संभव है कि बहुत सारे मामलों में सफल ना हुए हों, कोई भी हर मामले में सफल नहीं हो सकता है। कोई भी सिद्धांत जब कागज से उतरकर जमीन पर आता है तो थोड़ा डगमगाता है, कई बार गिरता है, कई बार रास्ता भटकता है। तो हो सकता है कई बार असफल हुए हों, हो सकता है माओ से तुंग का जो खेल है वो ना समझ सके हों, जिसके चलते 1962 में हमको एक हार का सामना करना पड़े। हो सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को जिस तरह से उन्होंने बढ़ावा दिया, कई लोगों को गांधीवाद का विरोध लगे, ये संभव है। लेकिन जब आप उनकी व्याख्या करना शुरू करेंगे तो आप देखिए वो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ उनका हमेशा एक पॉइंट रहता है, मजदूरों की सुरक्षा एक पॉइंट रहता है। हायर एंड फायर की छूट नहीं देते हैं, वो हर जगह घुसने की छूट नहीं देते हैं। वो एक जो उनकी नीति थी वो दोनों को साथ लेके विकास करने की थी, जो नीति भी हो सकती है और मजबूरी भी हो सकती है, इस बात को भी समझना चाहिए। 1947 में वो मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन लूट की खुली छूट नहीं देते हैं। उनके समय में कोई टाटा, कोई बिरला, अदानी नहीं बन जाता है। उनके समय में कुछ खानदानों के पास सारे पैसे जाने के रास्ते नहीं खुलते हैं। यूनिवर्सिटीज खुलती हैं, स्कूल खुलते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुलते हैं, और जनता में बड़े पैमाने पर शिक्षा का विस्तार करके जनता के अभ्युदय की, जनता के उत्थान की कोशिशें होती हैं। कोशिशें कुछ सफल होती हैं, कुछ असफल होती हैं। लेकिन एक इतिहास के विद्यार्थी और अर्थशास्त्र का बेसिकली विद्यार्थी हूं, अर्थशास्त्र में मेरी पढ़ाई हुई है, उन दोनों की निगाह से जब मैं उस समय को देखता हूं और सारी दुनिया से तुलना करता हूं, तो मुझे 1940 से 47 के बीच में आजाद हुआ कोई ऐसा देश नजर नहीं आता है जो इन प्रतिमानों पर उस समय भारत से आगे बढ़ा हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, कैसे नीतियां बढ़ी, राजीव गांधी के आते आते कैसे आवारा पूंजी को खुली छूट दी गई, और उसके बाद हायर एंड फायर आता है, उसके बाद तो सत्यानाश आता है, वो एक अलग मामला है। लेकिन नेहरू के समय का जो पूंजीवाद भी था, अगर आप उसको पूंजीवाद कहना चाहें, तो वो राजकीय पूंजीवाद था, जिसमें प्रायोरिटी हमेशा राजकीय सेक्टर को दी गई। तो आर्थिक नीतियों के मामले में भी वो हिंसक नजर नहीं आते हैं। मुझे तो कम से कम वो प्रो पूंजीपति नजर नहीं आते हैं, हालांकि लिखने को बहुत कुछ लिखा गया है। मुझे हमेशा लगता है कि गांधी पर मैं बात एक जगह से शुरू करके दूसरी जगह खत्म कर सकता हूं, लेकिन नेहरू पर मैं अगर 2 घंटे बोलता रहूंगा तो 2 घंटे ऐसे ही भटकता रहूंगा। तो मुझे